हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक नया एक्शन पोटेंशियल प्रीवियसली एक्टिवेटेड एरिया पे नहीं जनरेट हो सकता। एक नॉर्मल स्टिमुलस जो प्रीवियसली एक्टिवेटेड एरिया था उस पे नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता। यानी एग्जान का एक छोटा सा पोर्शन जब तक वो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन करके एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे दोबारा से ना आ जाए, ये इन फेजेस से ना गुजर गुजर जाए, जब तक उस वक्त तक उसी एरिया में एक दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। The portion of axon that has just undergone an action potential, ये that has just undergone तो नहीं, सॉरी, that is just undergoing the action potential cannot be re-stimulated again by normal triggering event। अब ये जो पोर्शन होगा, जो अभी एक्शन पोटेंशियल जिधर हो रहा है वो दोबारा से स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता, वो अनरिस्पॉन्सिव होगा, वो स्टब बॉर्न होगा। और यही वजह होती है कि एक्शन पोटेंशियल्स को एक दूसरे के ऊपर जो है ऐड अप नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी समड अपॉन वन अनदर, दे कैन नॉट बी एडेड अपॉन वन अनदर इन अ पिगी बैक फैशन। अब जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है इसके टू पार्ट्स हैं। एक को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक को कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम पीरियड है जहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल अभी हो रहा है और उधर किसी सूरत में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, चाहे जो ट्रिगरिंग इवेंट है उसका मैग्नीट्यूड और उसका ड्यूरेशन कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, जो स्टिमुलस है वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, उसका मैग्नीट्यूड, उसका ड्यूरेशन कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में उस पोर्शन को रीस्टिमुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में जो है उसी एरिया पे एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि नॉर्मल स्टिमुलस से जो ट्रिगरिंग इवेंट हो या ट्रिगरिंग स्टिमुलस हो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। अब देखें जी कि जो है क्या रीज़न्स हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए, क्या रीज़न्स हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड को आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो डीपोलराइजिंग फेज़ और रीपोलराइजिंग फेज़ एक एक्शन पोटेंशियल का होता है, ये एक्चुअली वो टाइम पीरियड होगा डीपोलराइजेशन का और रीपोलराइजेशन का जिसके दौरान एक नया एक्शन पोटेंशियल कभी भी जनरेट नहीं हो सकता। न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए लाजिम है कि सोडियम की वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स हों वो क्लोज बट कैपेबल ऑफ ओपनिंग। ये वो कन्फर्मेशन होती है जिसमें एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है, इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है। तो ये जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होगा तो तभी पॉसिबल होगा। अब देखें इस डायग्राम से हम समझते हैं कि ये -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी ये पोर्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल्स की कन्फर्मेशन ये होगी, एक्टिवेशन गेट क्लोज्ड है, इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। इसे कहा जाता है क्लोज बट कैपेबल ऑफ ओपनिंग। जब ये थ्रेश होल्ड अचीव करेगा यानी -50 पे जाएगा तो देखें यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है और ये पोलैरिटी क्या हुई है, रिवर्स हुई है। इनसाइड अब पॉजिटिव होगी या आउटसाइड नेगेटिव। ये लोकल करंट फ्लो करेगा। अब देखें लोकल करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है और ये लोकल करंट रिवर्स डायरेक्शन में भी आ रहा है। ये जो रिवर्स डायरेक्शन में लोकल करंट आएगा ये जो है डीपोलराइज करके नए एक्शन पोटेंशियल किसी सूरत भी जनरेट नहीं करवा सकता। अब आपने जो है इन तीनों कन्फर्मेशंस को देखना है। देखें यही पोर्शन है जो अब पीक पोटेंशियल पे है तो उसका ग्राफ ये है। यही पोर्शन जब रीपोलराइजेशन करेगा तो देखें ये ग्राफ यहाँ से नीचे आएगा रीपोलराइजेशन, तो इनसाइड नेगेटिविटी दोबारा
जो है रिकवर हो जाएगी, क्योंकि जो पोटाशियम की वोल्टेज गेटेड चैनल्स होती हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब जो आपके पास टाइम पीरियड होता है -30 से +30, यानी ये जो डीपोलराइजेशन का जो पीरियड होता है, इसमें ये सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल्स की ओपन कन्फर्मेशन होती है, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा। लेकिन ये जो +30 से जो -70 का जो पीरियड है, +30 से -70, ये वो टाइम पीरियड होता है जब सोडियम की जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं दे आर क्लोज बट इनकेपेबल ऑफ ओपनिंग। तो ये बेसिकली वो मेन जो है टाइम पीरियड होगा, और ये वो मेन सोडियम की कन्फर्मेशन है जिस वक्त मज़ीद सोडियम के पॉजिटिव इनसाइड नहीं आ सकते। और इसी एक पोर्शन पे जब सोडियम के जो हैं उसका इन्फ्लक्स नहीं हो सकता, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की क्लोज बट इनकेपेबल ऑफ ओपनिंग कन्फर्मेशन से, तो इस एरिया पे एक नया जो है एक्शन पोटेंशियल कभी भी जनरेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है, देखें, जब लोकल फ्लो यहाँ से इधर होगा करंट का, तो ये आपके पास -70 से जो है -50 की तरफ जाएगा, थ्रेश होल्ड की तरफ जाएगा। ये लोकल करंट फ्लो होगा जो नेक्स्ट एडजेसेंट एरिया जो अभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इससे थ्रेश होल्ड पे लेके जाएगा। तो जब ये वाला एरिया यहाँ पे सोडियम की वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगी, तो फिर यही ग्राफ इस पोर्शन पे बनेगा। तो इतनी देर में यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये जो इधर शेडेड पोर्शन है, जो ग्रे शेडेड पोर्शन है, ये देखें नीचे ये टाइम पीरियड है, इधर जो एक्स एक्सिस है इन पे टाइम पीरियड है, ये मिली सेकेंड्स में है, और ये वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब नया एक्शन पोटेंशियल कभी भी जनरेट नहीं होगा। तो इस वक्त हम कहते हैं कि एक्सॉन का ये पोर्शन टोटली अनरिस्पॉन्सिव है, स्टब बॉर्न है, ये एब्सोलूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। अब जो है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है जी रिफ्रैक्टरी पीरियड की। रिफ्रैक्टरी पीरियड में जो है जो प्रीवियसली एक्टिवेटेड एरिया होता है उधर नॉर्मल स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करवा सकता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन पोटेंशियल यूनी डायरेक्शनल होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो लोकल करंट अगर जा भी रहा है तो वो थ्रेश होल्ड अचीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि बीच में एक फेज़ आएगा जिसमें सोडियम की जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं दे आर क्लोज बट इनकेपेबल ऑफ ओपनिंग। और आसान लफ्ज़ों में याद रखने के लिए ये है कि ये डीपोलराइजिंग और रीपोलराइजिंग फेज़ होता है एक एक्शन पोटेंशियल का। और एक्शन पोटेंशियल्स जो हैं बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में ऑक्सीलेट नहीं करते, बल्कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट करते रहेंगे इन अ नॉन डेक्रीमेंटल फैशन। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है ये एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी एक लिमिट इम्पोज कर देता है। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या है जी, कि नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम यानी यूनिट सेकंड में कितने एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट हो रहे हैं। तो यूनिट सेकंड में जितने ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है एक्शन पोटेंशियल्स की फ्रीक्वेंसी होगी, जितने कम होंगे उतनी कम जो है एक्शन पोटेंशियल्स की फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि जब तक एक एक्शन पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी को चेंज करता है और वो वाला पोर्शन दोबारा -70 पे ना आ जाए, दोबारा रेस्टिंग पे ना आ जाए, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हो सकता। इस वजह से एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन पे एक लिमिट जो है इम्पोज हो जाती है। अब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा तो इसका मतलब है उतने कम जो है एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट हुए हैं, तो फ्रीक्वेंसी एक्शन पोटेंशियल्स की उतनी कम होगी। तो ग्रेटर इज़ द रिफ्रैक्टरी पीरियड, लेसर विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। और यही वजह है कि जब एक पोर्शन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो लोकल करंट फ्लो करता है, फिर नेक्स्ट एरिया जनरेट होता है, नेक्स्ट एरिया स्टिमुलेट होता है। तो जितनी देर में नेक्स्ट एरिया स्टिमुलेट हो रहा होता है
प्रीवियस एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से दे कैन नॉट बी समड अपॉन वन अनदर। अब देखें जी, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, लेकिन शर्त ये है जो ट्रिगरिंग इवेंट हो वो नॉर्मल से ज़्यादा हो, स्ट्रांगर हो। इसका मतलब ये है कि उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो। जब ड्यूरेशन ट्रिगरिंग इवेंट का ज़्यादा होगा तो नॉर्मल से ज़्यादा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगी। तो इसे कहा जाता है कि स्ट्रांगर स्टिमुलस देन नॉर्मल। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में एक स्ट्रांगर इवेंट देन नॉर्मल जो ज़्यादा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन करवा सकता है, तो फिर ज़्यादा डीपोलराइजेशन होगी और एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है ये एक एक्शन पोटेंशियल में हाइपर पोलराइजेशन वाले फेज को डिनोट करता है। और यहाँ पे ये वाई नहीं है, ये बाय है कि relative refractory period corresponds to the time of hyperpolarization of previously active area by slow closing of voltage gated potassium channel occurs and potassium ions are still moving out। यानी कि ये जो आपके पास फेज होता है जब इनवर्ड जो नेगेटिविटी, जो इनसाइड की नेगेटिविटी है, जब वो बढ़ रही होती है, तो इस वक्त एक्चुअली वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होती हैं। गो के वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स के लिए तो स्टिमुलस ये थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, लेकिन ये डिलेड रिस्पांस था। +30 मिली वोल्ट पे आके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुई हैं। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होने में भी टाइम लेती हैं, क्लोज होने में भी टाइम लेती हैं, जिसमें क्या हो जाती है, हाइपर पोलराइजेशन। तो अब देखें ऑलरेडी पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, तो और जो है आपके पास जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो भी रेस्टिंग से भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो अब -80 से -50 पे लेके जाना और मुश्किल है। ऑलरेडी पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, तो डीपोलराइजेशन करने के लिए, थ्रेशोल्ड पे लेके जाने के लिए आपको तो पॉजिटिव इनसाइड लाने पड़ते हैं। तो यही वजह होती है कि नॉर्मल स्टिमुलस से ज़्यादा स्ट्रांगर स्टिमुलस चाहिए होता है जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो, ताकि वो -80 से -50 पे लेके जाए। तो तब हम कहते हैं कि ये जो आपके पास पीरियड है, ये देखें, ये 2 के बाद ये वाला, ये 4 तक, ये वो टाइम पीरियड है जिसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहेंगे। इसमें नया एक्शन पोटेंशियल इस ड्यूरेशन में जनरेट तो हो सकता है, लेकिन स्ट्रांगर स्टिमुलस चाहिए। क्यों? कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर स्लो टू क्लोज और ऑलरेडी पोटाशियम बाहर जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोडियम को इन्वर्ट लाना पड़ेगा। और यही लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग मेम्ब्रेन फ्रॉम -80 टू -50 एज कंपेयर्ड टू मूव द मेम्ब्रेन फ्रॉम -70 टू -50। अब देखें जी, ये ऑल और नन फिनोमेना क्या है। जब एक एक्साइटेबल मेम्ब्रेन को एक ट्रिगरिंग इवेंट थ्रेशोल्ड पे लेके आता है, तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का होगा और वो नॉन डेक्रीमेंटल फैशन में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्सॉन जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है ऑल, क्योंकि जो एक सेल्फ प्रोपेगेटिंग और सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, इस वजह से इसे ऑल कहा जाता है। अब नन क्या है जी, कि अगर थ्रेशोल्ड नहीं अचीव हुआ तो फिर ना ना कोई एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ना ही साइकिल जनरेट होगी। तो इस वजह से इसे ऑल और नन फिनोमेना कहा गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स जी।